Hello learners, welcome to Community Class Online. I am Darwood Sharma. So learners, we are doing our fast track series which is specially designed for NEET UG 2024, and today we are going to discuss our second lecture on cell the unit of life. अगर हम इस चैप्टर की बात करते हैं, इसके वेटेज को देखते हैं, तो देखिए चैप्टर की बात करें तो चैप्टर काफी इजी है, कोई टफ चैप्टर नहीं है। ठीक है, तो आप इसे टफ चैप्टर में कंसिडर मत कीजिए, लेकिन फंडामेंटल चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है, यहाँ की नॉलेज लेंगे तो काफी सारे कंसेप्ट को आप आगे समझ पाएंगे। लेक्चर पहले में हमने काफी सारी चीजें हम लोग कर चुके हैं। आइए अब हम आगे देखते हैं आज के लेक्चर में क्या क्या करना है आपको। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सारे लर्नर्स से कि जो भी हमारे साथ जुड़े हैं वे प्लीज टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। क्यों? क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे आपको नोट्स डाउनलोड करने की एक्सेस मिल जाती है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने की एक्सेस मिल जाती है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाल देते हैं वहां पर, आप लोगों के लिए एमसीक्यू डाल दिए जाते हैं, डीपीपी डाल दिए जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी टेलीग्राम पर अपलोड होती है। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या कर रखा है, टेलीग्राम चैनल आप लोगों के लिए बना रखा है आपकी कंप्यूटर क्लास का, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन आप लोग चेक कर लीजिए, सारे नोटिफिकेशन अपडेट सब आपको वहीं पर मिलेंगे। आपको मॉक टेस्ट के वगैरह जितने भी होने हैं सबके पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे ही मिलेंगे। और साथ साथ आप देखेंगे टेलीग्राम ज्वाइन करने के बाद आपका कहीं ना कहीं लर्निंग एक्सपीरियंस भी क्या होगा, इंप्रूव होगा। अब लर्निंग एक्सपीरियंस क्यों इंप्रूव होगा? क्योंकि जब आप वहां पर बोल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका क्या एक्यूरेसी रेट है। ठीक है, आपके एमसीक्यूज कितने सही हैं, कितने गलत हैं। तो उससे कहीं ना कहीं आप कहोगे कि हाँ सर, हमारा लर्निंग एक्सपीरियंस क्या हो रहा है, अपडेट हो रहा है। तो इसलिए ही आपका ये जो है यहाँ पर बनाया गया है। चलिए फिर इसके बाद हम देखते हैं और चीजें इस सेशन के। ओके, सो ये सारी चीजें मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, और किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन का यूज कर सकता है। ठीक है, और हम लोग अब टेलीग्राम पर क्या करेंगे, एक डाउट सॉल्विंग ग्रुप भी बनाने वाले हैं, तो आप चाहें तो उसका भी यूज कर सकते हैं। चलिए, तो ये सारी चीजें तो हम लोग डिस्कस करके आ चुके हैं ऑलरेडी। सेल थ्योरी जान ली थी, इसके बाद हमने प्रोकैरियोट सेल भी देख लिया था। ठीक है, एक डायग्राम भी बनवाया था मैंने आपको। यूकैरियोटिक सेल आज हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में, शुरू करते हैं। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ सारे बच्चे जो भी इस लेक्चर को देख रहे हैं अपने साथ नोटबुक और पेन लेकर बैठे होंगे। अगर आप नोटबुक पेन लेकर नहीं बैठे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और तो आप क्या कर सकते हैं उस केस में, आप एनसीईआरटी को क्या कर सकते हैं, प्रेफरेंस दे सकते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी साथ में लेके बैठिए और चीजों को मार्किंग कीजिए, क्योंकि इसमें मैक्सिमम सेक्शन एनसीईआरटी का है। थोड़ी बहुत एडिशनल चीजें जो मैंने आपको दी हैं तो वो आप क्या करेंगे, अपने नोट्स बना लेंगे उस अकॉर्डिंग। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले टर्म क्या है आपका, यूकैरियोट है ना। तो ये मैं आपको पहले लेक्चर में ही बताया था, दो शब्दों से मिलकर बना है आपका यूकैरियोटिक। यू का मतलब ट्रू, कैरियो का मतलब न्यूक्लियस है ना, ट्रू न्यूक्लियस। अर्थात बच्चों देखो, ट्रू न्यूक्लियस का मतलब है कि मतलब जो आपका सेल है उसमें क्या मिलेगी आपको, जो न्यूक्लियस मिलेगा उसमें क्या मिलेगी आपको, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, जो भी न्यूक्लियस है उसके सराउंडिंग में आपको क्या देखने के लिए मिलेगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तो वो क्या है बच्चों, तो वो है आपका यूकैरियोट। अदरवाइज क्या हो जाएगा, आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है तो वो हो जाएगा आपका प्रोकैरियोट। फिर इसके बाद आपकी एनसीईआरटी में क्या क्या बातें। ओके, देखिए अगर हम बात करते हैं यूकैरियोट्स की, तो यूकैरियोट्स आपको कहाँ कहाँ देखने के लिए मिलेंगे। सो आपने 5 किंगडम पढ़े। ठीक है, आपने वैसे तो किंगडम्स की अगर हम बात करें तो अभी करंट में 8 किंगडम क्लासिफिकेशन तक हो चुका है। ठीक है, लेकिन आपके सिलेबस में आपने कितने किंगडम पढ़े हैं, 5 किंगडम पढ़े हैं। सबसे पहला किंगडम मोनेरा। मोनेरा के बाद आपने पढ़ा होगा प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के बाद आपने पढ़ा होगा फंगाई। फंगाई के बाद आपने पढ़ा होगा प्लांटी, किंगडम प्लांट्स है ना। फिर उसके बाद आपने पढ़ा होगा किंगडम एनिमल, या फिर मैं कह सकता हूँ एनिमेलिया। सो मोनेरा को छोड़ के, ठीक है, मोनेरा को छोड़ के बाकी सब क्या है आपके यूकैरियोट है। और वही मोनेरा क्या है आपका प्रोकैरियोट। मतलब प्रोकैरियोट का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी। वहीं प्रोटिस्टा में, फंगाई में, एनिमल्स में, प्लांट्स में, इनमें क्या होगी भाई, इनके सेल में आपको क्या देखने के लिए मिलेगी, आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएंगे आपके यूकैरियोट्स। सो ये वाली बात आपकी यहाँ पर बता दी गई है। ठीक है, जैसे आपके प्लांट्स हैं, एनिमल्स है, फंगाई है, तो इनमें इनमें क्या देखोगे आप, ये क्या है, यूकैरियोटिक सेल है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। इसके अलावा आप क्या देखोगे, डेट साइटोप्लाज्म इज डिवाइडेड इनटू कंपार्टमेंट। इनका जो साइटोप्लाज्म है वो क्या हुआ है, कंपार्टमेंट में डिवाइड हो गया ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या देखने के लिए मिलती है, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलती है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। इसके अलावा आप क्या देखोगे, यहाँ पर आपको, देखिए मैंने बताया था यहाँ पर आपको न्यूक्लियस देखने के लिए मिलेगा विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके अलावा आप क्या देखोगे कि जो न्यूक्लियस है, ठीक है, इसमें क्या होता है आपका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है भाई,
जेनेटिक मटेरियल आपका प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये जेनेटिक मटेरियल आपका अरेंज हो जाता है किस फॉर्म में, क्रोमोसोम फॉर्म में। तो ये सारी चीजें हम लोग सीखेंगे कि कैसे जो है डीएनए है, ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन है, ठीक है। सो डीएनए निगेटिवली चार्ज है, हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज है, कैसे निगेटिव पॉजिटिव क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ। जब मैं जेनेटिक्स पढ़ाऊंगा बहुत डिटेल में पढ़ा दूंगा आपको ये सारी चीजें, कि आप देखोगे फिर क्या हो रहा है, आपस में कंबाइन हो रहे हैं, न्यूक्लियोसोम बन रहा है, फिर उनका आगे कंडेंसेशन वगैरह हो रहा है और फाइनली क्रोमोसोम बन रहा है, ठीक है। तो वो क्रोमोसोम या फिर आप कह सकते हैं जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो सब कहाँ रहता है, यहाँ पर आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर है, ठीक है। मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर पूरा सेक्शन न्यूक्लियस में ही आ गया भाई, है ना। ओके। इसके अलावा हम बात करते हैं तो प्लांट सेल डिफर इन हैविंग द सेल वॉल, ठीक है। जो प्लांट सेल होते हैं वे क्या करते हैं, डिफर करते हैं एनिमल सेल से। कैसे, क्यों, प्लांट सेल के पास क्या होती है, सेल वॉल होती है। इसके अलावा प्लास्टिड होता है प्लांट सेल में। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको लार्ज सेंट्रल वैक्यूल देखने के लिए मिलेगा प्लांट्स में। एनिमल में आपको जो है, तो बात करते हैं तो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, मतलब वैक्यूल होगा तो बहुत छोटू सा वैक्यूल होगा, ठीक है, बहुत स्मॉल वैक्यूल होगा। लेकिन प्लांट में काफी बड़ा वैक्यूल आपको देखने के लिए मिलता है। और प्लांट सेल में 90% तक भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है आपका वैक्यूम। तो ये सारी चीजें बता रखी हैं, ठीक है, कि और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल को कंपेयर कर रहे हैं। ओके, वहीं अगर आप देखोगे तो एनिमल सेल के पास क्या मिलेंगे आपको, सेंट्रियोल देखने के लिए मिलेंगे। और ये सेंट्रियोल क्या होते हैं बच्चे, एब्सेंट होते हैं किसमें, प्लांट सेल में। सो ऐसा क्वेश्चन भी आपसे बन सकता है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, कि वो दे देगा कि बताओ कि यहाँ पर ऐसी कौन सी चीज है जो कि आपकी प्लांट सेल में एब्सेंट है। चार ऑप्शन दे देगा तो आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो उस तरीके से सेंट्रियोल भी दे सकता है। तो चलो इस पे एक क्वेश्चन मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरीके से है भाई, थोड़ा सा थिकनेस को बढ़ा लेते हैं पहले। एनिमल सेल में, एनिमल सेल में क्या नहीं मिलता, क्या नहीं मिलता, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग ओनली एब्सेंट इन एनिमल सेल, ठीक है। यहाँ पे तो हम लोग जो है थोड़ा सा लैंग्वेज को मैं इंग्लिश ही रखने वाला हूँ। तो चलो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, पहला ऑप्शन हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। सेकंड ऑप्शन हो गया आपका सेंट्रियोल। ऑप्शन नंबर 3 हो गया आपका यहाँ पर वैक्यूल, ठीक है। वैक्यूल यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता दिया होगा, तो बहुत छोटा सा वैक्यूल होगा। और फोर्थ है आपका क्लोरोप्लास्ट। तो इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है बच्चों। और इसका सही आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दोगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया है मैंने, कोई आपको ऐसा कोई टफ क्वेश्चन भी नहीं दिया है। सो इतनी मैं आप लोगों से होप रख सकता हूँ कि हाँ भाई, इतने छोटे छोटे क्वेश्चन तो आप लोग करोगे ही। चलिए, तो ये हमने क्या देखा, अभी इंट्रोडक्शन देख लिया इसका, है ना। इंट्रोडक्शन देख लिया आप लोगों ने, ओके। अब देखो, अब हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो सेल मेम्ब्रेन की अगर हम बात करते हैं भाई, ओके, तो सेल मेम्ब्रेन अगर आप देखोगे तो सेल मेम्ब्रेन आपकी एक्चुअल में है क्या। सो अगर मैं रफली डायग्राम बताऊं, तो सेल मेम्ब्रेन क्या है, आपकी एक मेम्ब्रेन है ना बच्चों, क्या है, मेम्ब्रेन है। और ये मेम्ब्रेन किस तरह की है, कुछ इस तरीके की बनी होती है, ठीक है। ये कुछ इस तरह की मेम्ब्रेन आपकी बनी होती है। सो आप देख सकते हैं, तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये क्या है, लिपिड की बाइलेयर, ठीक है। तो ये दो लेयर्स मैंने बना दी हैं। तो ये दोनों क्या है भाई, ये लिपिड की लेयर होगी, ठीक है। ये लिपिड की पहली लेयर होगी बच्चों, ये लिपिड की दूसरी लेयर होगी। तो मैं इसलिए कहा जाता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या है, लिपिड बाइलेयर की बनी है, मतलब लिपिड की दो लेयर होंगी। इसके अलावा आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, प्रोटीन वगैरह देखने के लिए मिलता है, ठीक है, प्रोटीन वगैरह भी देखने के लिए मिलता है। तो चलो हम प्रोटीन बनाते हैं ना। ये हो गया प्रोटीन आपका, ठीक है। प्रोटीन आपका ये रहा, ये हो गया। मतलब आपका प्रोटीन कैसा हो सकता है आपका, अगर देखिए, लिपिड की क्या है, दो लेयर है। अगर इनके बीच में प्रोटीन है तो वो हो जाएगा आपका इंटीग्रल प्रोटीन। अगर ये आपका बाहर की तरफ है तो ये क्या हो जाएगा आपका पेरिफेरल प्रोटीन, ठीक है। पेरिफेरल प्रोटीन हो जाएगा, बाहर की तरफ है, अंदर की तरफ है तो इंटीग्रल प्रोटीन हो जाएगा। तो चलो देखते हैं आप क्या क्या पॉइंट्स आपको यहाँ पर जानने हैं। ओके, सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ अ लिपिड दैट आर अरेंज इन बाइलेयर, मतलब लिपिड की दो लेयर है, इसलिए कहा जा रहा है लिपिड बाइलेयर है, ठीक है। अगर आप सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर देखेंगे, ओके, द लिपिड कंपोनेंट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोग्लिसराइड, ठीक है। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कंपोनेंट क्या है, तो यहाँ पर फॉस्फोग्लिसराइड है। ओके, लेटर इट वाज फाउंड दैट अ प्रोटीन इज आल्सो प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। फिर बाद में और जब इस पर रिसर्च करेगी तो पता चला कि लिपिड के बाइलेयर के अलावा क्या क्या है, प्रोटीन भी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। और ये जो रेशियो होता है लिपिड का और प्रोटीन का, ये आपको क्या करता है, वेरी करता है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट सेल में वेरी करता जाता है इनका परसेंटेज।
ओके, मेम्ब्रेन ऑफ प्रोटीन। ओके, अगर बात करते हैं यहाँ पे जो प्रोटीन हो सकते हैं वे आपके कैसे हो सकते हैं, इंटीग्रल हो सकते हैं या फिर आपके पेरिफेरल हो सकते हैं। इंटीग्रल का मतलब क्या होगा कि अगर ये मेम्ब्रेन के अंदर है, ठीक है, मेम्ब्रेन के अंदर धसे हुए हैं, तो हम क्या कह देंगे, इंटीग्रल। जैसे ये हो गया इंटीग्रल। और वहीं अगर ये बाहर सरफेस पे प्रेजेंट है तो ये क्या हो गया, पेरिफेरल। क्या हो गया, पेरिफेरल प्रोटीन। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखिएगा, क्या इंटीग्रल है और क्या है आपका पेरिफेरल। ठीक है, तो ये सारी टर्म आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा देखिए, सिंगर एंड निकलसन ने क्या करा था 1972 में, आपका सेल मेम्ब्रेन का मॉडल दिया था जिसको क्या कहा गया था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्या कहा था बच्चों, आपका कह दिया गया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और ये स्पेलिंग करेक्ट कर लेना, ठीक है, निकलसन की। According to this model, quasi-fluid nature of a lipid enable lateral movement of a protein within a bilayer। ठीक है, तो ये चीज इन्होंने बताई थी और ये काफी फेमस एमसीक्यू है, कई बार पूछ भी लिया जाता है ईयर भी, और यहाँ पर आपसे नाम भी पूछा जाता है। किसने दिया था भाई, सिंगर एंड निकलसन ने क्या करा था, ये दिया था। ठीक है, सिंगर एंड निकलसन ने ये दिया था, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ओके, फिर इसके बाद जो है, फिर इसके बाद देखिए, मैंने जैसे आपको बताया था कि जो प्रोटीन में है, ठीक है, अभी क्रैश कोर्स चल रहा है, थोड़ा सा हम लोग स्पीड में रहेंगे। ओके, तो देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि जो प्रोटीन है, ठीक है, यहाँ पर जो प्रोटीन है, यहाँ पे जो लिपिड है, इनके परसेंटेज क्या करते हैं, वेरी करते जाते हैं। ठीक है, सो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अगर ह्यूमन की, ठीक है, ह्यूमंस में जो आरबीसी होती है या फिर जो इरिथ्रोसाइट होती है, ठीक है, इसका परसेंटेज आपको ध्यान रखना कि जो है इसमें क्या होता है, 52% होता है प्रोटीन और 40% क्या होता है, लिपिड होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डाटा है। अच्छा, एक चीज वो देखो आप, अगर मैं यहाँ पे आरबीसी की बात कर रहा हूँ आपसे, मैंने कहा कि भाई 52% क्या है आपका, प्रोटीन है। मैंने कहा है कि भाई यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी कह रही है 40% लिपिड है। जरा ऐड करना, कितना आ रहा है, 92% आ रहा है। अच्छा, एक चीज आप मेरे को बताओगे तो बाकी बचा 8% क्या है यहाँ पर। ठीक है, आप लोग इस चीज का आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में देंगे, बाकी बचा 8% क्या है। ठीक है, मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ूंगा अगर आप लोग भेजोगे। ठीक है, और अगले उस सेशन में डिस्कस करेंगे किस बच्चे का आंसर क्या रहा है, सही रहा है। चलिए, और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, आपकी सेल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह रहे हैं। सो बच्चों, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है आपका, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल एक्रोस इट। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल एक्रोस इट, मतलब यहाँ से क्या हो सकते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल हो सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको यहाँ पर क्या जानना होता है, यहाँ पर आपको जानने होते हैं दो तरह के ट्रांसपोर्ट भी पढ़ने होते हैं आपको, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़ाने से पहले, डेफिनेशन कराने से पहले एक कहानी आपको समझाऊंगा। ठीक है, मान लो भाई ये क्या है, एक पहाड़ है। ठीक है, ये पहाड़ है, पहाड़ में मान लेता हूँ, चलो भाई ये हो गया मसूरी। ठीक है, और ये मान लेते हैं भाई ये है आपका हरिद्वार। ठीक है, हरिद्वार भी छोड़ो, चलो देहरादून है ना, देहरादून है, और ये क्या है, मसूरी। तो आपको मसूरी जाना है, ठीक है, देहरादून से। और आपके पास क्या है, आपके पास साइकिल है। ठीक है, ये क्या है बच्चों, आपके पास एक प्यारी सी साइकिल है ना, वो एटलस की आती थी ना, वो वाली, हाँ वही वाली है। ठीक है भाई, एटलस की साइकिल है। अब तुम्हारा एक फ्रेंड है, मान लो भाई, ठीक है, ये तुम्हारा फ्रेंड है जिसका नाम है क्या नाम रखे हैं, चलो मुन्ना मान लेते हैं। ठीक है, तुम्हारा एक फ्रेंड है मुन्ना, है ना, और ये आप हो। ठीक है, और ये है आप हो। चलो मैं आपका कलर बदल देता हूँ, है ना, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। चलो कलर क्या लें, चलो आपका कलर ग्रीन रखते हैं। ठीक है, तो ये ग्रीन वाले हो गए आप, और ये हम आपके, ये हमारे साथ हो गए मुन्ना भैया। ठीक है, तो मुन्ना भैया और आपको अब देहरादून से मसूरी जाना है, कुछ सोचना। ठीक है, साइकिल है। तो आपने क्या कहा, आपने कहा कि चलो मुन्ना भैया थोड़े से स्मार्ट हो, है ना, मुन्ना भैया सीधे हैं, आप स्मार्ट हो। तो तुमने कहा कि एक काम करो, ठीक है मुन्ना भैया, आपने मेरे को धक्का देना है, जब मैं जाऊँ देहरादून से मसूरी जाऊंगा तो आप धक्का देना, और जब मसूरी से देहरादून आएंगे तो आप मेरे को धक्का देना, मतलब साइकिल को, आप मेरे को नहीं, साइकिल को धक्का देना है। ठीक है, हाँ। तो आपने क्या करा, मुन्ना भैया से कहा कि आप साइकिल को धक्का दो। ठीक है, देहरादून से मसूरी जाएंगे तो मुन्ना भैया धक्का देंगे। अच्छा, एक बात बताओ, नीचे से ऊपर को जा रहे हो, ठीक है, नीचे से ऊपर को जा रहे हो, तो एक बात बताना बच्चों, क्या यहाँ पे जब नीचे से ऊपर को जा रहे हो तो क्या होगा बच्चों, क्या यहाँ पर आपकी एनर्जी वगैरह इन्वॉल्व होगी, है ना, मुन्ना भैया धक्का लगा रहे हैं तो एनर्जी वगैरह इन्वॉल्व होगी, है ना, एनर्जी लगानी पड़ेगी। और यहाँ पे जो मूवमेंट होगी फ्रॉम ये लोअर कंसंट्रेशन मान लो देहरादून को, और ये क्या हायर कंसंट्रेशन,
सो जब मूवमेंट होगी लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ, ठीक है, जब मूवमेंट होगी लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ, तब क्या एनर्जी एनर्जी की लगानी पड़ेगी, एनर्जी खर्च होगी, इस कहानी के थ्रू समझो, है ना? तो खर्च होगी ना भाई। ओके, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो देखो अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, द ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व एन एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे एनर्जी लगेगी। इसके अलावा देखो यहाँ पे आप देखोगे इट अगर अगेंस्ट द कंसंट्रेटेड ग्रेडियंट, ठीक है। यहाँ पे जो आपका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के क्या हो रहा है, आपका अगेंस्ट में हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कैसे जा रहे हैं, फ्रॉम द लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, ठीक है, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो मुन्ना भैया ने आपको धक्का दिया, एनर्जी खर्च करी, और आप लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन पर चले गए। ओके, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जब एनर्जी खर्च होगी तो ये प्रोसेस कैसी हो जाएगी बच्चों, रैपिड प्रोसेस हो जाएगी, ठीक है। ये फैक्ट आपको याद रखना पड़ेगा, ये कहानी से कहीं तक लिंक नहीं कर रहा। तो ये कैसी प्रोसेस होगी भाई, रैपिड प्रोसेस होगी, ठीक है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या क्या पॉइंट याद रखने हैं, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन पे जा रहे हैं, दूसरी चीज यहाँ पे एनर्जी का खर्च होगा, तीसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, यहाँ पर आप जो है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग लोअर कंसंट्रेशन टू हायर पे जा रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे एनर्जी खर्च हो रही है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये रैपिड प्रोसेस होती है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलिए अब पैसिव में क्या करेंगे, इस कहानी को उल्टा कर देते हैं अब, ठीक है, इस कहानी को उल्टा कर देते हैं। अब तुमको ऊपर से नीचे आना है, ठीक है। इस बार मुन्ना भैया साइकिल पे बैठे और तुम थोड़े से चतुर थे, चालाक थे, है ना? तो तुम लोगों ने क्या करा, धक्का दे दिया, है ना? अब ऊपर से नीचे आ रहे तो मतलब ज्यादा एनर्जी नहीं लगी है ना, एनर्जी लगेगी नहीं, है ना, सीधा आ रहे नीचे। अच्छा, तो यहाँ पे क्या देखोगे आप, डू नॉट स्पेंड एनर्जी। इसके साथ साथ ओके, द ट्रांसपोर्ट इज ऑलवेज अलोंग द कंसंट्रेटेड ग्रेडियंट, ठीक है। आपको कंसंट्रेटेड ग्रेडियंट की साइड में ही क्या हो रहा है, आपका ट्रांसपोर्ट हो रहा है, मतलब हायर कंसंट्रेशन से जो मूवमेंट हो रही है लोअर कंसंट्रेशन की तरफ हो रही है, ठीक है, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ हो रही है। इसके साथ साथ आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा, ये एक स्लो प्रोसेस है। मैंने कहा था ना कि आप हर जगह इस तरह की ट्रिक्स यूज नहीं कर सकते, कुछ बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो एक्टिव में आप ध्यान रखोगे रैपिड है, और पैसिव में आप ध्यान रखोगे स्लो है। तो इस तरीके से ये आपको पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे। चलिए इसके बाद एक बड़ी प्यारी टर्म है ऑस्मोसिस, और ध्यान रखेंगे कुछ टर्म, जैसे आपका डिफ्यूजन टर्म है, एक टर्म है आपका डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन टर्म हमेशा ध्यान रखेंगे गैस के लिए यूज होगी, ठीक है। वहीं ऑस्मोसिस जो टर्म है ये आपका वाटर के लिए यूज होगी, किसके लिए यूज होगी भाई, वाटर के लिए। सो देखो डेफिनेशन क्या है, द मूवमेंट ऑफ वाटर, ठीक है, किसकी मूवमेंट हो रही है भाई, वाटर की मूवमेंट हो रही है, और कहाँ से कहाँ हो रही है, हमने पढ़ा है भाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, है ना, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के फेवर में हो रही है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। ओके, बाय डिफ्यूजन इज कॉल्ड ओस्मोसिस, ठीक है, इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। सो ओवरऑल आपको क्या ध्यान रखना है कि जो मूवमेंट होगी किसकी, वाटर की मूवमेंट होगी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, ठीक है। अगर वाटर की मूवमेंट हो रही है तो आप टर्म क्या यूज करोगे, ऑस्मोसिस। और वहीं अगर वाटर की जगह गैस की होती तब आप क्या टर्म यूज करते, तब आप टर्म यूज करते डिफ्यूजन। ये डिफरेंस होता है। ओके, चलिए अब देखते हैं यहाँ पर क्या, सेल वॉल के बारे में। चलिए, तो देखो सेल वॉल के बारे में तुम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, है ना, तुम लोगों ने पढ़ा है कि भाई प्लांट सेल है ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है। तुमने पढ़ा है कि भाई एनिमल में, एनिमल सेल है तो उसमें सेल वॉल नहीं होती, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगी, एब्सेंट हो जाएगी। अब तुम आ चुके हो नीट के लिए, तो तुमको पता होना चाहिए कि फंगाई में भी सेल वॉल होती है। प्रोटिस्टा में आपकी सेल वॉल हो भी सकती है या फिर नहीं भी हो सकती, है ना। जैसे हो सकती है, किस केस में हो सकती है भाई, डिनोफ्लैजिलेट्स में हो सकती है, यूग्लिना में नहीं होती, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे प्रेजेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। और वहीं अगर हम बात करते हैं किंगडम मोनेरा में, जिसमें तुम बैक्टीरिया पढ़ते हो, तो यहाँ पर तो आपकी सेल वॉल होती है, लेकिन सेल वॉल के ऊपर यहाँ पर क्या होता है, एक लेयर और होती है, इसको क्या कहते हैं बच्चों, ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स दो फॉर्म में मिलती है, ठीक है, बैक्टीरिया में, रफ और टफ होगी, कैप्सूल कह दोगे, अदरवाइज तुम लोग क्या कह दोगे, तुम लोग कह दोगे बच्चों स्लाइम लेयर, ठीक है, जेल लाइक है तो स्लाइम लेयर। चलिए फिर इसके बाद देखिए, ओके सेल वॉल को समझते हैं। तो सेल वॉल को समझेंगे तो सबसे पहले देखिए, सेल वॉल की अगर हम बात करते हैं, ओके, सेल वॉल इज प्रेजेंट इन दी
प्लांट सेल एंड फंगाई, ठीक है। फंगस में और आपका देखिए यूकैरियोट्स पढ़ रहे हैं ना, तो फंगस में और आपका जो है सेल वॉल प्लांट में, प्लांट सेल में मिलता है, फंगस में मिलता है, कुछ प्रोटिस्ट्स में भी मिल सकता है। ओके, अगर हम बात करते हैं एल्गी, एल्गी किस में आएगी, प्लांट्स में, तो प्लांट्स में पढ़ते हैं आप, है ना। सो एल्गी है बस सेल वॉल, जो एल्गी के पास सेल वॉल होती है वो किस किस से मिलकर बनी है, सेल्यूलोज, कैलेक्टेंस, इसके अलावा मिनरल्स जैसे आपके कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट जैसे मिनरल्स से मिलकर बनी है। भाई अगर हम बात करते हैं प्लांट्स की, तो प्लांट्स की सेल वॉल में आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों, यहाँ पर आपको सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज, पैक्टिन एंड प्रोटीन, ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। सो ये जो सेल वॉल होती है ना, so दो दो सेल वॉल इसमें आपको ध्यान समझना पड़ेगा कि एक होती है आपकी प्राइमरी सेल वॉल, एक होती है आपकी सेकेंडरी सेल वॉल। अब देखिए प्राइमरी सेल वॉल जो होती है, ठीक है, ये जो प्राइमरी सेल वॉल होती है, प्राइमरी सेल वॉल ऑफ अ यंग प्लांट इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ, ठीक है, ये आपकी ग्रोथ के समय आपको दिखेगी। फिर आगे चल के ये क्या हो जाएगी बच्चों, ये डिमिनिश हो जाएगी, ठीक है, जब सेल मैच्योर हो जाएगा ये क्या हो जाएगी, डिमिनिश हो जाएगी, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं एक तरीके से कि ये धीरे धीरे क्या हो जाएगी, हट जाएगी, फिर आपकी क्या रह जाएगी, फिर क्या बनेगी, फिर क्या आ जाएगी, आपकी सेकेंडरी सेल वॉल बन जाएगी, ठीक है, अंदर की तरफ क्या बनेगी, सेकेंडरी सेल वॉल बन जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको एक प्लाज्मोडेस्माटा भी देखने के लिए मिलेगा। प्लाज्मोडेस्माटा का फंक्शन आप इस तरीके से समझिए, अगर मैं आपको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली अगर आपसे बात को शेयर करूं, तो मैं आपसे कहूंगा कि मान लो भाई एक प्लांट सेल ये है, एक प्लांट सेल ये है, और एक प्लांट सेल ये है। सो ये तीन प्लांट सेल है बच्चों, है ना, ठीक है, कितने, तीन प्लांट सेल है। सो यहाँ पर आपको क्या देखने के लिए मिलेंगे, ये हो गया आपके प्लाज्मोडेस्माटा, क्या होगा भाई, ये हो गया आपके प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। तो प्लाज्मोडेस्माटा क्या करता है बच्चे, प्लाज्मोडेस्माटा ये आपका कनेक्ट करता है, मान लो एक सेल ये हो गया, एक सेल ये हो गया, और एक सेल ये हो गया। सो इन सेल्स के जो मतलब ये सेल्स हैं, ठीक है, इन सेल्स के जो साइटोप्लाज्म होंगे वे क्या हो रहे होंगे, आपस में कनेक्ट हो रहे होंगे, और किसके थ्रू कनेक्ट हो रहे होंगे, यहाँ पर प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू, ठीक है, किसके थ्रू कनेक्ट हो रहे होंगे, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू क्या हो रहे होंगे, आपका कनेक्ट हो रहे होंगे। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, तो इसलिए बताया गया है यहाँ पर। इसके साथ साथ इसके आपको फंक्शंस भी याद रखने हैं, ठीक है। फंक्शंस क्या क्या होते हैं इनके भाई, एक फंक्शंस क्या होता है, ये शेप वगैरह प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, क्या प्रोवाइड कर रहा है, शेप वगैरह प्रोवाइड कर रहा है। इसके साथ साथ आपका मैकेनिकल सपोर्ट भी क्या करता है। तो पहला फंक्शन तो आप लोग यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फंक्शन ये डाल लो कि जो ये आपकी सेल वॉल होती है ये करती है बच्चे, ये प्रोवाइड करती है, सपोर्ट को प्रोवाइड करेगी, ठीक है, क्या प्रोवाइड करेगी, सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, और साथ साथ क्या करेगी, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। और ये किसको सपोर्ट और किसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, ये किसके बाहर है, आपकी सेल मेम्ब्रेन के, ठीक है। तो ये सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्शन और सपोर्ट प्रोवाइड कर देगी। ये चीज आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए फिर इसके बाद देखते हैं आपको और क्या क्या पॉइंट्स हैं यहाँ पर, अगला टॉपिक क्या जानना है। ओके, टॉपिक जानने से पहले एक दो चीजें और मैं यहाँ पर सेल वॉल में आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। प्लाज्माडेस्माटा कंसेप्ट समझ गए आप लोग, है ना। इसके साथ साथ आपको ना एक यहाँ पर मिडिल लेमेला का भी कंसेप्ट समझना है, ठीक है। सो ये मैंने अगेन क्या करें, अगेन मैंने यहाँ पर ये आप लोगों के लिए प्लांट सेल बनाए, और यहाँ पर आप क्या देखोगे, यहाँ पर क्या मिलेगा, बीच बीच में आपका ये हो गया मिडिल लेमेला, क्या हो गया बच्चों, ये हो गया आपका मिडिल लेमेला। और ये जो मिडिल लैमेला होता है ना, एक्चुअल में ये है क्या, आप इस तरीके से समझिए, ये जो मिडिल लैमेला है ये क्या है, एक तरह की सीमेंटिंग लेयर है, क्या है आपकी, सीमेंटिंग लेयर है, ठीक है। क्या हो गया भाई, सीमेंटिंग लेयर होगी, जैसे आपने घर में भी देखा होगा ना, जब घर बनता है तो एक ईंट होती है, फिर उसके साथ में एक ईंट रखी जाती है, तो उसके बीच में सीमेंट भरा जाता है, वैसे यहाँ पर कुछ रोल प्ले कर रहा है यहाँ पर मिडिल लैमेला। तो आप कह सकते हैं दैट मिडिल लैमेला इज अ सीमेंटिंग लेयर। और किस किस के बीच में भाई, सीमेंटिंग लेयर बिटवीन द प्राइमरी बॉल ऑफ एडजेसेंट सेल। इसके अलावा ये जो बनी होती है, ठीक है, मिडिल लैमेला जो बनी होती है, पूछा भी गया है आपसे प्रीवियस ईयर में कि जो मिडिल लैमेला होती है किसकी बनी होती है भाई, कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है, कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है। इसके अलावा कैल्शियम पैक्टेट के अलावा थोड़े अमाउंट में, ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखेंगे कि थोड़े अमाउंट में, इसलिए मैं यहाँ पे फ्यू मेंशन कर रहा हूँ, फ्यू अमाउंट में आपको मैग्नीशियम पैक्टेट भी मिलेगा, क्या मिलेगा भाई, मैग्नीशियम पैक्टेट भी यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है। तो दो चीजें हैं, मिडिल लेयर, और यहाँ पर ये क्या हो गई बीच बीच में, ये हो गई आपकी प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा। ये सारे फैक्ट्स, ये सारे पॉइंट्स अब आप क्या करेंगे, याद रखेंगे,
ठीक है, थोड़ा सा हो सकता है बोरिंग हो रही हो मेरी क्लास, है ना, मैं आप लोगों को कहानी किससे सुना नहीं सकता, जो कि जनरली आज के टाइम में मैक्सिमम एजुकेटर्स सुनाते हैं। ठीक है, कहानी मोटिवेशन तो भाई मोटिवेशन तो मैं नहीं दे सकता, बिकॉज आई एम नॉट अ मोटिवेशन स्पीकर। ठीक है, लेकिन रीजन है आपके पास, कहानी है आप लोगों की अपनी खुद। ठीक है, तो मोटिवेट तो आपको खुद होना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, फिर इसके बाद हम बात करेंगे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम की। तो चलिए देखते हैं क्या है आपकी एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। सो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, कि जो ये एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है, इसमें क्या क्या आप क्या क्या देखोगे कि एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर क्या आती हैं आपकी, चार चीजें आपको पढ़नी होती हैं। जैसे आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ना है, ठीक है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स पढ़ना है, लाइसोसोम पढ़ना है, वैक्यूल पढ़ना है। तो इन चारों चीजों को आप लोग किसमें पढ़ोगे, इन सारी चीजों को आप लोग पढ़ते हो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर। तो चलिए अब एक एक करके हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आपकी इन सारी मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन सारी ऑर्गेनेल्स के बारे में, गोल्गी अपैरेटस के बारे में, लाइसोसोम वैक्यूल के बारे में, और समझेंगे क्यों एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में यही चार आपकी ऑर्गेनेल्स को रख। और एक चीज ध्यान रखना कि जो एंडोमेम्ब्रेन के अंदर हम ये चार ऑर्गेनेली पढ़ेंगे, ये चार ऑर्गेनेली जो हैं ये फंक्शन करेंगे ना। ठीक है, अगर ये चार ऑर्गेनेली अगर फंक्शन करती हैं तो ये कोऑर्डिनेट मैनर में फंक्शन करती हैं। ठीक है, सो ये आपकी चार ऑर्गेनेली ऐसी ऑर्गेनेली हैं जो कि आपकी एक कोऑर्डिनेट मैनर में फंक्शन कर रही हैं। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं इसको, हम लोग कहते हैं कि इन्हें हमने क्या रखा है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में रखा है। चलिए, सबसे पहले है आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक है, ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहाँ पर। ये स्ट्रक्चर आपको बुक में नहीं देखने मिलेगा, बुक में काफी क्लियर सा थोड़ा सा दिखाते हैं, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर एक रियल वो दिखा रखा है। ठीक है, माइक्रोस्कोप के माइक्रोस्कोप में सेल को दे रहे हैं और सेल के अंदर का इमेज है ये। सो ये सेल हो गया, सेल के अंदर क्या हो गया, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, है ना, सेंटर में ये क्या हो गया बच्चों, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, और ये जो आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ना, ये एक्चुअल में क्या होती है, ये आपकी फैल ये यहाँ पे जैसे ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है बाहर। ठीक है, और ये जो आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी ना, ये पूरे उसमें इस तरीके से फैल रखी होगी। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, इस तरीके से क्या होगी, आपकी फैली हुई रहेगी, है क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलिए, सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं। तो भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है भाई, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये आपके स्कैटर्ड फैल रखे हैं किसमें, साइटोप्लाज्म में। दूसरी चीज अगर हम बात करते हैं तो ये देखिए दो फॉर्म में मिल सकती है, एक तो आपकी रफ फॉर्म में हो सकती है। अगर ये रफ फॉर्म में है तो हम इसे कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और वहीं अगर ये स्मूथ फॉर्म में है तो हम इसे कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, अगर ये रफ है तो हम रफ कब कहेंगे, जब इसके ऊपर क्या होगा, आपको राइबोसोम देखने के लिए मिलेगा। मान लीजिए, ये मान लो ये क्या है, आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और इसके ऊपर क्या है आपकी, ये राइबोसोम प्रेजेंट है। ठीक है, तो मैंने ये क्या कह दूंगा, ये क्या होगी मेरी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और वहीं इसके ऊपर कुछ नहीं है तो ये क्या होगी मेरी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अगर इसमें राइबोसोम है इसके सरफेस पर तो ये क्या होगी आपकी रफ, और अगर राइबोसोम नहीं है तो ये क्या होगी भैया आपकी स्मूथ। चलिए, और ये जो आपकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अगर हम इसके रोल या फिर फंक्शन की बात करेंगे तो इसका रोल किस चीज में होता है बच्चों, ये आपका प्रोटीन सिंथेसिस करती है। ठीक है, प्रोटीन का सिंथेसिस और प्रोटीन का सिक्रेशन, ये इसका क्या होता है, रोल होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। और वहीं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो है, इसका रोल किस चीज में होता है, इसका रोल होता है आपका लिपिड सिंथेसिस में, और साथ साथ आपका स्टीरोइडल हार्मोन सिंथेसिस में क्या होता है, इसका रोल है। तो ये आपको रोल्स वगैरह ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो आप एक चीज और ध्यान रख सकते हैं कि जो मान लीजिए कभी आपसे पूछने लगता है, ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन मैं मान के चल रहा हूँ बाहर हो जाए, और आपसे पूछने लगता है कि भाई आर ई आर का मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कोई और फंक्शन भी होता है, तो आप ध्यान रखेंगे कि जो ये आपके होते हैं ना, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो फंक्शन है वो किस चीज में है भाई, आपका प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह में है। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, इनका कोई रोल नहीं है। ठीक है, सो मैं कह सकता हूँ नॉन मेजर रोल, या फिर नो मेजर रोल इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कोई रोल नहीं होता है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग में। अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नहीं होता तो किसका रोल होता है भाई मेजर, तो आप ध्यान रखेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। जो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका फंक्शन क्या होता है भाई, इसका जो मेजर रोल होता है वो होता है डिटॉक्सिफिकेशन में। ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स में इसका क्या होगा, मेन रोल होगा, या फिर मैं कह सकता हूँ डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक कंपाउंड में क्या हो जाएगा, आपका रोल हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा
आप और भी चीजें ध्यान रख सकते हैं, ठीक है, जैसे आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये रिलेटेड होता है आपका आपका ग्लाइको आपका हाँ ग्लाइको जेनोलाइसिस में इसका रोल होता है। इसके अलावा जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, ठीक है, ये जो आपका प्रोटीन सीक्रेट करते हैं, ठीक है, ये आउटसाइड ऑफ द सेल करते हैं। इसके अलावा जो है ये आपका रफ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो ये कभी कभी इस तरीके से भी क्वेश्चन बन जाता है कि जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये आपका स्केलेटल फ्रेमवर्क ऑफ अ सेल, ठीक है, ये कैसा रोल प्ले करता है, जैसे स्केलेटल फ्रेमवर्क है किसका, सेल का, स्केलेटल फ्रेमवर्क ऑफ सेल। तो इस तरीके से भी कभी कभी आपसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें जो कि आपको ध्यान रखनी है। चलिए फिर इसके बाद नोट्स वगैरह तो आपको टेलीग्राम से डाउनलोड करने पड़ेंगे, है ना। तो टेलीग्राम की जो लिंक होती है वो आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहती है, तो वहां से जाकर ना आप एक बार चेक कर लिया करो और वहां से नोट्स वगैरह डाउनलोड कर लिया करो। मेरे हिसाब से अगर आप नोट्स नहीं बनाए तो आप पीडीएफ डाउनलोड करके रख लो सबका, और आप जल्दी जल्दी एक बार रीड कर लेना। चलिए फिर इसके बाद हम आते हैं किस पे, गोल्गी एपेटाइटिस पे। सो गोल्गी एपेटाइटिस की अगर हम बात करेंगे तो इनकी जो ये गोल्गी एपेटाइटिस, ये किसने डिस्कवर करी थी भाई, किसने ऑब्जर्व करी थी पहली बार, कैमलियो गोल्गी ने। कब करी थी, 1898, ईयर याद रखना पड़ेगा, एनसीईआरटी में भी मेंशन है। चलिए, और ये आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगी, आपको न्यूक्लियस के पास देखने के लिए मिलेगी। ओके, दे कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्लैट डिस्क सैक और सिस्टर्नी स्टैक पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या देखने के लिए मिलती है, हाँ ये दो टर्म्स होती हैं। एक टर्म आपको ध्यान रखनी पड़ेगी यहाँ पर, सिस्टर्नी, सिस्टर्नी किस में होती है भाई, गोल्गी एपेटाइटिस में, ठीक है, और क्रिस्टा किस में होती है भाई, वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये टर्म आपसे सीधा सीधा पूछ लिया जाता है मैच द फॉलोइंग बनाकर, या कभी एमसीक्यू की फॉर्म में, कि आपको जो ये है आपकी सिस्टर्नी, ये आपकी किस में मिलेगी, तो ध्यान रखेंगे सिस्टर्नी आपको मिलेगी गोल्गी एपेटाइटिस में। और वहीं आपसे पूछा जा रहा है क्रिस्टा किस में मिलेंगे, ठीक है, तो ये आपका मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में। ओके, फिर इसके बाद देखिए हम बात करेंगे किसकी, गोल्गी apparatus फंक्शन। ओके, फंक्शन की अगर हम बात करते हैं तो इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल एंड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, इसका जो रोल है वो किस चीज में, इसका रोल है पैकेजिंग ऑफ मटेरियल एंड ट्रांसपोर्टेशन। अ नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज बाय राइबोसोम, ठीक है, अभी आपने ऊपर भी देखा था कि मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो वो क्या कर रहा है, प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहा है। अब ये प्रोटीन कहाँ सिंथेसाइज हुआ, राइबोसोम में। और अभी क्या होगा, ये प्रोटीन आपका मॉडिफाइड हो जाएगा किसमें, सिस्टर्नी में। और सिस्टर्नी यहाँ किसमें प्रेजेंट है बच्चे, सिस्टर्नी प्रेजेंट है आपकी गोल्गी एपेटाइटिस में। अब इसके अलावा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका मॉडिफिकेशन हो रहा है। सो गोल्गी, तो आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो गोल्गी एपेटाइटिस है बच्चों, ये क्या होता है, ये आपकी साइट है जहां पर क्या हो रहा है, सिंथेसाइज ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, ठीक है, ग्लाइको प्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड जो है यहाँ पर क्या हो रही है, आपकी गोल्गी एपेटाइटिस में क्या हो रही है, आपकी सिंथेसिस हो रही है। तो ये आपको ध्यान रखना है, और यहाँ से आपसे डायरेक्टली कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो है आपके सिस फेस भी होता है, ठीक है, गोल्गी में आपके दो फेस होते हैं, आपके सिस फेस और ट्रांस फेस। सिस फेस को चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, है ना, ये छोटे छोटे पॉइंट्स कभी कभी बच्चों को समझ में नहीं आते। सो देखो यहाँ पर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, सिस फेस देखने के लिए मिलेगा, सिस फेस को ही कॉन्वेक्स फेस कहते हैं। इसके अलावा प्रोक्सिमल फेस भी कहते हैं, इसके अलावा क्या कहते हैं, फॉर्मेटिव फेस भी कह देते हैं। और ये वाला जो फेस होता है, ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये आपका न्यूक्लियस के पास होता है, ठीक है, नियर न्यूक्लियर एनवलप, नियर न्यूक्लियर एनवलप, ठीक है, न्यूक्लियर एनवलप के पास प्रेजेंट होता है। और वहीं एक दूसरा फेस भी होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसफेस, कॉनकेव फेस, डिस्टल फेस, या फिर मैच्योरेशन फेस। एनसीईआरटी में तो तीन नाम बता रखे हैं, मैंने आपको यहाँ पे चार दे दिए, ठीक है। और ये वाला जो फेस है बच्चों, ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होगा, ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाली साइड में प्रेजेंट होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर मैं कह सकता हूँ सेल मेम्ब्रेन वाली साइड में क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो ये चीज ध्यान रखना। देखिए नाम से पता चल रहा है, ठीक है, कि जो ये आपका सिस वाला है ये आपका क्या है, फॉर्मेटिव फेस है, क्या है, फॉर्मेटिव फेस है। चलिए फिर इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, लाइसोसोम की बात करते हैं। सो लाइसोसोम जो है ये आपकी कैसी है, ओके, लाइसोसोम आर द
मेम्ब्रेन बाउंड वेसाइकल स्ट्रक्चर, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड वेसाइकल स्ट्रक्चर है। और ध्यान रखेंगे कि जो आपके एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में जितनी भी आप पढ़ रहे हैं, इधर आप पढ़ रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आप पढ़ रहे हैं गोल्गी, लाइसोसोम, वैक्यूल, सो ये सब क्या होते हैं आपके सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं। कैसे होते हैं भाई? सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। ये क्या हो जाएंगे भाई? सिंगल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन, जो कि आपके किस में आ रहे हैं? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में, ठीक है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में। ये छोटी छोटी बातें और यहीं से एमसीक्यू आ जाते हैं और यहीं से क्या होती है? गड़बड़ हो जाती है। वहां पे एग्जाम में प्रेशर भी रहता है, ठीक है, एक माइंड पे आपका प्रेशर रहेगा, टाइम का प्रेशर रहेगा, एग्जामिनर का प्रेशर रहेगा। चलिए, सो लाइसोसोम की अगर हम बात करते हैं, ओके, लाइसोसोम क्या है? आपकी मेम्ब्रेन बाउंड वेसाइकल स्ट्रक्चर है और ये फॉर्म हुई है बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन गोल्गी अपार्टस, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे ना बच्चों, तो यहाँ पर ये जो है आपके जो लाइसोसोम होते हैं, इनमें आपको क्या देखने के लिए मिलते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स देखने के लिए मिलते हैं, जैसे लाइपेस, प्रोटीएस, कार्बोहाइड्रेस, ठीक है। और ये देखिए आपको हाइड्रोलाइटिक एंजाइम देखने के लिए मिल रहे हैं। हाइड्रोलैक्टिक, लाइटिक है ना, लाइटिक शब्द है, तो हाइड्रोलाइटिक शब्द है ना, तो यहाँ पे एंजाइम कैसे हैं आपके? हाइड्रोलाइटिक है। सो आपको अगर मैं पूछूं जनरली, क्या आपको हाइड्रोलाइटिक का मतलब पता है? हाइड्रो शब्द तो वाटर के लिए हो गया है ना, लाइटिक का मतलब क्या होगा? कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन है ना, क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हो गए, जैसे आपके क्या क्या हो गए? लाइपेस, प्रोटीएस, कार्बोहाइड्रेट। और ये कब एक्टिवेट होते हैं? ये एक आप कह सकते हैं एक एसिडिक पीएच पे क्या होते हैं? एक्टिवेट होते हैं। और ये एंजाइम जो है ना, ये कैपेबल होते हैं, और ये क्या करते हैं? ये आपका डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो इन सबको क्या करते हैं? आपका क्या कर देंगे? डाइजेस्ट कर देंगे। तो ये चीज ध्यान रखना। इसके साथ साथ अगर मैं और बात करता हूँ, ठीक है, जो ये आपकी लाइसोसोम है, इसको क्या कहा जाता है? इसको इसको स्कैवेंजर भी कहा जाता है, ठीक है। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि बताइए स्कैवेंजर ऑफ सेल कौन है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका स्कैवेंजर ऑफ सेल हो जाएगी आपकी लाइसोसोम, ठीक है, लाइसोसोम हो जाएगी। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे ये आपको जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मिलते हैं, करीब करीब यहाँ पे तो आपको कुछ ही नाम दे रखे हैं, ठीक है, एनसीईआरटी में कुछ नाम दे रखे हैं, लेकिन 40 से 50 टाइप के आपको हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मिल जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये एक्टिवेट कब हो रहे हैं? एसिडिक पीएच, मतलब 4.6 से लेकर अगर 5 तक का पीएच होता है, तो ये क्या हो जाएंगे? एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे? एक्टिवेट हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। और बात करते हैं फंक्शंस, तो इनका फंक्शंस क्या हो गया भाई? इनका फंक्शंस क्या हो गया? ये आप कह सकते हैं परफॉर्म कर रहे हैं बोथ इंटर सेलुलर एज वेल एज एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, ठीक है। तो चलिए ये बात भी मैं लिख देता हूँ। अगर इनका एक सीधा सीधा फंक्शन लिखा जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका? कि ये क्या कर रहे हैं भाई? ये कर रहे हैं आपका डाइजेशन ऑफ इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक है, इंटरसेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कर रहे हैं सेल में। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कर रहे हैं किसमें? सेल में। चलिए, फिर इसके बाद हम किस में आते हैं? इसके बाद हम लोग देखते हैं वैक्यूल के बारे में। अगली ओनली क्या है आपकी? वैक्यूल है। सो वैक्यूल की बात करते हैं, तो अगेन ये भी क्या है? आपकी एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, जो कि आपको साइटोप्लाज्म में मिल रही है। और ये जो है ये क्या कंटेन करती है? ये वाटर कंटेन करती है, सैप कंटेन करती है, ये साथ साथ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी कंटेन करती है। इसके अलावा ये क्या है बच्चों? आपकी एक सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ठीक है, क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। और जो इसकी मेम्ब्रेन होती है ना, किसकी मेम्ब्रेन होती है भाई? वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है, इसकी मेम्ब्रेन को हम लोग कह देते हैं टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट, मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल, मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल। ओके, दे फॉर्म कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एंड फूड वैक्यूल इन मैनी ऑर्गेनिज्म, ठीक है। काफी सारे आपके ऑर्गेनिज्म है जिसमें आपको क्या देखने के लिए मिलेगी? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल देखने के लिए मिलेगी, फूड वैक्यूल आपको देखने के लिए मिलेगी। अगर हम बात करते हैं किसकी? अमीबा। देखिए यहाँ से डायरेक्टली आपसे एमसीक्यू कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, कभी कभी क्या होता है, यहाँ से डायरेक्टली एमसीक्यूज क्या हो जाता है? पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि ये जो अमीबा है, ठीक है, अमीबा में कौन क्या मिलता है? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, डायरेक्टली पूछने जाने वाला मेडिकल एंट्रेंस का एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, इसका रोल किस चीज में हो जाएगा? ओस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में क्या होता है? इसका रोल होता है। इसके अलावा जो आपके प्रोटिस्ट होते हैं ना, प्रोटिस्ट होते हैं, उनमें आपको फूड वैक्यूल देखने के लिए मिलता है।
और ठीक है, ये जो फूड वैक्यूल है ओके, ध्यान रखेंगे दैट फूड वैक्यूल आर फॉर्म्ड बाय द इनगल्फिंग द फूड पार्टिकल। इसके अलावा जो वैक्यूल है बच्चों को सिंगल मेम्ब्रेन, ओके वैक्यूल जो है वो सिंगल मेम्ब्रेन है, वो इस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता दिया था। और जो प्लांट सेल होता है ठीक है, इसमें जो वैक्यूल है काफी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, करीब करीब 90% तक। आप क्या देखोगे 90% ऑफ वॉल्यूम क्या करता है, आपकी ऑक्यूपाई करता है। तो ये सारी छोटी छोटी बातें जो कि वैक्यूल के रिगार्डिंग आपको ध्यान रखनी है, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन कोई टफ नहीं आएगा, सारा का सारा मैक्सिमम सेक्शन आपका एनसीईआरटी से ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मीनिंग समझनी है, ठीक है। अगर आपको मीनिंग समझ में आ रही है तो आप इजिली क्या करोगे, वहां पर पेपर को सोल्व कर पाओगे। अगर आप मीनिंग नहीं समझोगे, आप सोचोगे कि भाई ऐसा करते हैं जल्दी जल्दी रीड मार के निकल जाते हैं, तब क्या हो जाएगी, आपको दिक्कत हो जाएगी एग्जामिनेशन में। चलिए फिर इसके बाद अगली ऑर्गेनेली आती है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं ना, तुमने पढ़ा होगा बचपन में, या किसी ने नहीं पढ़ा? कोई ऐसा तो नहीं है भाई क्लास में लेक्चर देखता है पर उसका ये भी नहीं पता माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है? चलिए, सो माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। क्योंकि पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या किस चीज के जनरेशन होगा, क्योंकि ये क्या माइटोकॉन्ड्रिया क्या जनरेट करती है, एटीपी थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, आगे हम इसकी पूरी प्रोसेस पढ़ेंगे, ठीक है, आगे आने वाले चैप्टर्स में पूरा प्रोसेस हम लोग इसका जानेंगे। और एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है भाई, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म होता है। कमेंट सेक्शन में लिख देना, पता था तो भी लिख देना, नहीं पता था तो भी लिख देना, ठीक है। और और भी ज्यादा पता है तो फिर एटीपी की भी लिख देना, चॉइस तुम्हारे हाथ में। ओके, देखो माइटोकॉन्ड्रिया की जो डिस्कवरी किसने करी थी भाई, कोली करने की थी 1880, किस कब करी थी, 1880 में, ठीक है। और किसमें करी थी भाई, स्ट्रिएटेड मसल, अच्छा स्ट्रिएटेड मसल्स ऑफ इंसेक्ट, ठीक है, स्ट्रिएटेड मसल्स ऑफ इंसेक्ट में क्या करी गई थी भाई, पहली बार माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी की गई थी। लेकिन और जो उस समय जो करंट में हम जो नेम कहते हैं ना माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, वो नाम किसने दिया था, वो नाम दिया था बेंडा ने, ठीक है, बेंडा ने दिया था ये नाम कब, 1897, मतलब ध्यान रख लेना 17 साल बाद इसका क्या हुआ था, इसका जो माइटोकॉन्ड्रिया नाम है जो हम आज बोलते हैं वो किसने दिया था, बेंडा ने दिया था। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया देखिए, एक सेल में जो नंबर होता है ना माइटोकॉन्ड्रिया का, वो क्या करता है, वेरी करता है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के हिसाब से ना। मतलब मान लो कि सेल का जो नंबर है वो वेरी करता जाएगा, और ये जो किसके हिसाब से वेरी कर रहा है, फिजियोलॉजिकल, मतलब मान लो भाई कोई आपका यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई टिश्यू या कोई मसल ऐसा है जिसमें क्या हो रहा है, आपका काम ज्यादा हो रहा है तो वहां पर, ठीक है, आपका वहां पे वर्किंग वगैरह ज्यादा है, तो वहां पे क्या होंगे, आपके माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर क्या होंगे, ज्यादा होंगे। शेप की बात करेंगे तो कैसा होता है भाई, ऐसा होता है जैसे सॉसेज होता है ना, हॉट डॉग शेप का होता है। डायमीटर कितना होता है भाई, 0.2 से लेके 1 माइक्रोमीटर क्या होता है, डायमीटर होता है। यहाँ पे आपको डायमीटर वगैरह भी याद रखने पड़ेंगे, बिकॉज द रीजन, इसके पीछे का रीजन जो है मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एनसीईआरटी ने क्या कर रखा है आपको, ये डाटा दे रखा है, ठीक है, इसके डायमीटर वगैरह तो हम लोग छोड़ने की गलती तो नहीं कर सकते। लेंथ अभी कितनी होगी, 1 to 4.1 माइक्रोमीटर तक इसकी लेंथ हो। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया जो है अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो कैसा होता है भाई, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। इसमें जो दो मेम्ब्रेन होती हैं, आउटर मेम्ब्रेन होती है और क्या होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। और ये जो इनर मेम्ब्रेन होती है, ये क्या होती है भाई, आपकी डिवाइडिंग होती है। और ये क्या करती है आगे चल के, ये इसके जो है आप क्या होगे कि आपको क्या करेगी आगे चल के, ये जो है अंदर एक स्ट्रक्चर बना लेगी, ठीक है। या फिर मैं कह सकता हूँ कि जो इनर मेम्ब्रेन, जो आपकी इनर मेम्ब्रेन है, वो डिवाइड करेगी किसको, इसके ल्यूमन को, और इसके ल्यूमन को क्या करेगी आपका, दो एक्वस कंपार्टमेंट में बांट देगी, ठीक है। एक हो जाएगा आपका आउटर कंपार्टमेंट और एक क्या हो जाएगा, इनर कंपार्टमेंट। हो सकता है बहुत से लोगों को बात समझ में ना आई हो, तो समझो, तो समझिए, ये होगी ये आपकी माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन थी, आउटर मेम्ब्रेन थी, इनर मेम्ब्रेन थी। अभी इनर मेम्ब्रेन फिर से क्या करेगी, डिवाइड करेगी। किसे डिवाइड करेगी भाई, ये यहाँ पे जो ल्यूमन है, खाली स्पेस है, इसको दो उसमें डिवाइड कर देगी, ठीक है। आउटर कंपार्टमेंट में डिवाइड करेगी और इनर कंपार्टमेंट में क्या करेगी, डिवाइड कर देगी। ओके, और इसमें भी जो इनर वाला कंपार्टमेंट होगा ना, इसमें भी जो इनर वाला कंपार्टमेंट है, आप उसमें क्या देखोगे, उसके अंदर आपको क्या मिलती है, मैट्रिक्स मिलती है। क्या मिलती है भाई, मैट्रिक्स मिलती है, जो कि क्या है आपका, यहाँ पर आप समझेंगे कि यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, आपको कोई होमोजीनस सब्सटेंस मिलेगा, ठीक है, या आपको किस तरह का पदार्थ मिलेगा। ये सारी बातें आपको यहाँ पर स्लाइड में
बता रखी है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, यहाँ पर इमेज भी है तो इससे थोड़ी सी क्लैरिटी तो आपकी बढ़ी जाएगी, है ना, थोड़ी सी क्लैरिटी आपकी यहाँ पर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। चलिए जी, कलर लेते हैं, इस बार पिंक कलर की पेन लेते हैं, चलो। चलिए इसे लाइन पे शिफ्ट करते हैं, ओके। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या है, द आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म द कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनेली, द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म द नंबर ऑफ इनफोल्डिंग, ठीक है। और ये जो आपकी इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है, अभी हमने पढ़ा था क्या थी यहाँ पर, जो इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये क्या करेंगे, आपकी इनफोल्डिंग बना लेंगे, और इन फोल्डिंग्स को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं, ठीक है, क्रिस्टी कहते हैं, या फिर आपका क्रिस्टा कह देते हैं, ठीक है। तो क्रिस्टा या फिर क्रिस्टी हम लोग कह देते हैं, टुवर्ड द मैट्रिक्स, ठीक है, टुवर्ड द मैट्रिक्स। ये जो इनफोल्डिंग्स बनी है ओवरऑल, इन्हीं कहा जा रहा है। अगर आपसे पूछा जाएगा ये क्रिस्टी का रोल या फिर आपका क्रिस्टा का रोल क्या है, तो ये क्या करती है, सरफेस एरिया को बढ़ाती हैं। डायरेक्टली पूछ जाने वाला एमसीक्यू है। द टू मेम्ब्रेन हैव ओन स्पेसिफिक एंजाइम, और ये आप यहाँ पे आपके जो दो मेम्ब्रेन है, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन, इनके पास क्या है, अपनी स्पेसिफिक एंजाइम है, और ये आपके जो एसोसिएटेड होते हैं इनके माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन के हिसाब से। ओके, अगला सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है आर द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। ध्यान रखना, एग्जामिनर आपसे पूछता है किस टाइप का रेस्पिरेशन है, तो वो आपको ऑप्शन दे देगा एनारोबिक, एरोबिक, बोथ या नन ऑफ दिस। तो उसमें भूल कर भी ना बोथ के फेवर में मत चले जाना या फिर एनारोबिक के फेवर में मत जाना, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है, कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछ लिया जाता है, और इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा सा भूलने के चांस ज्यादा हो जाते हैं ना। छोटी सी बात है पर भूलने के चांसेस ज्यादा है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर एक गोला कर रहा हूँ, ठीक है, और साथ में आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट भी मार्क कर रहा हूँ। चलिए, इसके अलावा दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है, अब पहले डिस्कस कर चुके हैं ना स्टार्टिंग में कि पावर हाउस ऑफ द सेल है, क्योंकि एटीपी प्रोडक्शन कर रहा है, इसलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जा रहा है। इसके अलावा अगर आप इसकी मैट्रिक्स देखेंगे ना, तो इसकी मैट्रिक्स में आपको क्या क्या मिलता है। इसकी मैट्रिक्स में यहाँ पर आपको मिलेगा सिंगल सर्कुलर डीएनए मोलिक्यूल, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कैसा है, सिंगल है, सर्कुलर है, डीएनए मॉलिक्यूल कैसा है, सिंगल सर्कुलर। इसके अलावा आपको थोड़े से आरएनए मॉलिक्यूल भी मिलेंगे। इसके अलावा आपको राइबोसोम मिलेगा 70s, शायद ये बात मैंने आपको पहले लेक्चर में बताई थी, हाँ बताई थी मैंने आपको, कि ध्यान रखना भाई, मैं दोबारा बताऊंगा अभी आपको, ठीक है। देखो क्या क्या ध्यान रखना है, प्रोकैरियोट में, ठीक है, प्रो कैरियोट में आपको जो राइबोसोम, सॉरी राइबोसोम, राइबोसोम मिलता है, 70s मिलता है। यू कैरियोट में आपको जो राइबोसोम मिलता है, दोनों मिलते हैं, 70s भी मिलता है और 80s भी मिलता है, ठीक है, 70 मिलता है और 80 मिलता है। अब ध्यान रखना कि ये जो 70s राइबोसोम है, ये यूकैरियोट में कहाँ कहाँ मिलेगा, आपको माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेगा, और आपको किस में मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट में मिलेगा, ठीक है। और वहीं 80s जो है, अगर आपको राइबोसोम मिलेगा यूकैरियोट में, तो वो किस में मिलेगा, साइटोप्लाज्म में मिलेगा, किस में, साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में मिलेगा। ओके, एंड द कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन। ओके, इसके अलावा आपसे कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया कैसे डिवाइड करती हैं, फिजन के थ्रू डिवाइड करती हैं, ठीक है, फिजन के थ्रू क्या करेंगी, डिवाइड करेंगी। ओके, देखिए जो मेरा पॉइंट अभी आपको शायद मैंने बताया था, है ना, क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया वाला, वो यहाँ पर आ गया है। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर द सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली एज बोथ कंटेन डीएनए, आरएनए एंड राइबोसोम। बड़ा पूछे जाने वाला आपका क्वेश्चन है, ठीक है, रिपीटर क्वेश्चन है और काफी बार आ चुका है। सो इसलिए अगर आप इसको मार्क कर सकते हैं तो प्लीज मार्क कर लीजिए कि ये क्या है, आपका रिपीटर क्वेश्चन है, कि ये क्या है, कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जो क्लोरोप्लास्ट है, ये क्या है, आपकी सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली। अभी सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली क्या होती है, आपकी ऐसी ऑर्गेनेली जिनमें डीएनए, आरएनए और राइबोसोम मिल जाएगा, तो ये सेमी कैसी हो गई, आपकी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली हो गई है, ठीक है। सो इसलिए मैंने इस पर रिपीटर और आपका इंपॉर्टेंट दोनों ही चीजों को क्या करा है, यहाँ पर मार्क करा है। ओके, चलिए ये वाली बात ही जहाँ पे लिखी है। इसके अलावा आपका डायग्राम है, ठीक है। वैसे तो नीट एग्जामिनेशन में देखा नहीं गया है कि आपको ऐसा डायग्राम बना के दे रहे हैं, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी में भी आपको एक डायग्राम दे रखा है, तो एनसीईआरटी के डायग्राम्स तो आप लोग अच्छे से देख के जाना, ठीक है। बाकी साइड बुक में अगर कोई बच्चा साइड बुक फॉलो कर रहा है, तो उसमें काफी सारे डायग्राम्स होते हैं, तो आप खाली भी स्पेशली डायग्राम्स पर अगर फोकस रखना है ना, तो आपको तो एनसीईआरटी की पे ही रखिए, उससे ज्यादा की आपको आवश्यकता नहीं पड़ती।
चलिए जी, आज के हम लास्ट टॉपिक पर आ गए हैं और टॉपिक क्या है आपका? टॉपिक है भैया आपका प्लास्टिड। ठीक है, इजी है, टफ नहीं है प्लास्टिड, है ना। चलो, तो प्लास्टिड की बात करेंगे भाई। देखो, प्लास्टिड आपको प्लांट सेल में मिलेगा और आपको यूग्लिनोइड्स में मिलेगा। यूग्लिनोइड कौन से किंगडम में है? तुमसे पूछ रहा हूँ भाई, बता दो। कौन से किंगडम में है भाई यूग्लिनोइड? क्या ये किंगडम मोनेरा में है? क्या ये किंगडम प्रोटिस्टा में है? क्या ये किंगडम फंगाई में है? क्या ये किंगडम एनिमेलिया में? कमेंट सेक्शन में बता देना। चलो, ठीक है, यूग्लिनोइड किस में आते हैं? चलो मैं थोड़ी सी हिंट देता हूँ। चलो, ये दिन में कैसे होते हैं भाई? सनलाइट की प्रेजेंस में ऑटोट्रोफिक और सनलाइट की एब्सेंस में हेटरोट्रोफिक होते हैं। इनमें सेल वॉल क्या होती है? एब्सेंट होती है, लेकिन एक प्रोटीन रिच लेयर होती है, इसको क्या कहते हैं? यूग्लिनोइड्स में, जिसको हम लोग कहते हैं पेलिसेल या फिर पेलिकल कहते हैं। ओके, प्लास्टिड की बात करते हैं तो ये साइज में ठीक ठाक होते हैं, मतलब आपको इजीली माइक्रोस्कोप में दिख जाएंगे। इसके अलावा क्या देखोगे कि जो ये प्लास्टिड होते हैं इनमें आपको कुछ स्पेसिफिक पिगमेंट मिलते हैं। ठीक है, और ये जो पिगमेंट्स हैं, ठीक है, इनका फिर रोल वगैरह है। इसके अलावा जो प्लास्टिड है ना बच्चों, देखो आपको मेनली आपको क्या पढ़ना है? आपको पिगमेंट्स के आधार पर आपको अलग अलग प्लास्टिड पढ़ने हैं। ठीक है, पिगमेंट्स के आधार पर आपको अलग अलग प्लास्टिड पढ़ने हैं। जैसे आपको पढ़ना है क्लोरोप्लास्ट, आपको पढ़ना है क्रोमोप्लास्ट, फिर आपको क्या पढ़ना है? ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, ये तीन प्लास्टिड आपके क्या हो गए हैं? मेन हो गए हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट, नंबर वन। फिर हम लोग पढ़ेंगे क्रोमोप्लास्ट, फिर हम पढ़ेंगे ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट के अंदर और भी आप प्लास्टिड पढ़ोगे। चलिए डिस्कस करते हैं यहाँ पर हम लोग इसके बारे में। लेकिन मैं थोड़ा सा ना इस वाले जो पेज को है इसको मैं सेव कर देता हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि आपके नोट्स वगैरह तो शेयर करने होते हैं, तो यहाँ पे मैं इसलिए सेव कर लेता हूँ इन सारी चीज़ों को। ओके, चलिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके साथ किसकी? क्लोरोप्लास्ट की मैं आपके साथ यहाँ पे चर्चा करूंगा। देखो, क्लोरोप्लास्ट में क्या मिलता है? क्लोरोफिल मिलता है ना, जो कि क्या करेगा? लाइट एनर्जी को ट्रैप करेगा, बचपन से पढ़ते आ रहे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। इसके अलावा क्लोरोफिल के साथ साथ क्लोरोप्लास्ट में क्या मिलता है? कैरोटीनॉइड पिगमेंट मिलता है। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है भाई? लाइट एनर्जी को ट्रैप ट्रैप लाइट एनर्जी को ट्रैप कर रहे हैं। ठीक है, मुंह से ट्रैप निकल रहा है, चलो कोई नहीं, लाइट एनर्जी को क्या कर रहे हैं? ट्रैप कर रहे हैं। और ये लाइट एनर्जी को ट्रैप करके क्या करेंगे भाई? फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूस करेंगे, है ना। बच्चों में पढ़ा होगा कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड था, उसके साथ को जो कि हम नेचर से प्लांट क्या करते हैं? CO2 को लेते हैं और सोइल से वाटर लेते हैं। क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं? फूड बनाते हैं इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, प्लस आपका ऑक्सीजन देते हैं, प्लस एनर्जी भी होती है ना, थोड़ी बहुत एनर्जी भी होती है, प्रोसेस आपने पढ़ी होगी। चलो, इसके बाद देखो क्लोरोप्लास्ट में क्या हो रहा है? आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा है। फिर इसके हम बाद आते हैं आपका क्रोमोप्लास्ट में। तो क्रोमोप्लास्ट में आप क्या देखोगे? यहाँ पर आपको फैट सोल्यूबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट देखेंगे, आपको मिलेंगे, जैसे कैरोटीन, जेंथोफिल। ठीक है, और ये क्या करते हैं? ये जो आपके क्रोमो क्रोमो शब्द है, क्रोमो शब्द कहीं ना कहीं कलर सा होता है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये क्या करेंगे? दिस गिव द पार्ट, ओके, ऑफ द प्लांट। ठीक है, ये जो आपके प्लांट्स के पार्ट होते हैं उन्हें कलर प्रोवाइड करते हैं, जैसे येलो, ऑरेंज, रेड। ये सारे कलर प्लास्ट कर क्या करते हैं? कलर प्रोवाइड करते हैं ना। और क्रोमो शब्द का मतलब ही क्या होता है? कलर होता है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे ल्यूकोप्लास्ट की। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है इसको कलरलेस प्लास्टिड भी कहते हैं। और ये शेप और साइज में क्या होता है बच्चों? आपका वेरी करता है। और ये क्या स्टोर करता है? ये न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करता है। क्या करता है? न्यूट्रिएंट को स्टोर करता है। और ये आपका डिफरेंट डिफरेंट टाइप का हो सकता है, जैसे अमाइलोप्लास्ट है ना, ल्यूकोप्लास्ट के टाइप हो गए। जैसे अमाइलोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करेगा। पोटैटो देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो पोटैटो क्या स्टोर करता है बच्चों? स्टार्च होता है पोटैटो में, है ना। तो वहां पर आपको क्या मिलेगा देखने के लिए? आपको अमाइलोप्लास्ट देखने के लिए मिलेगा, है ना। अमाइलोप्लास्ट हो गया। ऐसे ही आपका क्या हो जाता है? इलियोप्लास्ट। और ये जो इलियोप्लास्ट है ये क्या स्टोर करता है? ऑयल करता है और साथ साथ फैट करता है। और ऐसे ही होता है आपका एक एलियूरोप्लास्ट, जो कि आपका क्या करेगा? प्रोटीन को स्टोर करेगा। ठीक है, तो आज से एक बार सारी कहानी मैं आपको फिर से बता देता हूँ। चलो, देखो तुमने क्या पढ़ा? तुमने पढ़ा प्लास्टिड। ठीक है, क्या पढ़ा? प्लास्टिड। प्लास्टिड में तुमने तीन तरह के प्लास्टिड पढ़े, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, और आपने क्या पढ़ा? ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरो फोटोसिंथेसिस कर रहा था, क्रोमो शब्द से पता चल रहा है कलर प्रोवाइड कर रहा था प्लांट के पार्ट को, और ये ल्यूकोप्लास्ट है ये कैसा होता है? कलरलेस होता है। कैसा होता है भाई? कलरलेस होता है। और ये फिर आपने फर्दर डिवाइड करा इसमें, जैसे आपने अमाइलो करा,
फिर आपने ऐसे क्या करा, आपने इलियोप्लास्ट करा, ठीक है, ये मतलब ल्यूकोप्लास्ट को डिवाइड करा। और ऐसे क्या होगी आपका एलियोरोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट क्या कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट को स्टोर कर रहा है। इलियोप्लास्ट क्या कर रहा है, ऑयल को और फैट को क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है। और ये जो एलियोरो है ये क्या कर रहा है, प्रोटीन को स्टोर कर रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पर ये कंसेप्ट है। इसके साथ साथ कुछ पिगमेंट्स वगैरह ध्यान रख लेना आप लोग। जैसे क्लोरोप्लास्ट में क्या क्या मिल रहा है आपको, कैरोटीनॉइड पिगमेंट मिल रहा है, क्लोरोफिल मिल रहा है, क्रोमोम में क्या मिल रहा है आपको, फैट सोल्यूबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे ध्यान रखना है। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग इतना ही रखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा ये है आपका बच रहा है, ठीक है। कल हम स्टार्ट करेंगे, जो इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। हम लोग इस स्ट्रक्चर को समझेंगे कि चीज का स्ट्रक्चर है, ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, तो इसमें देखेंगे क्या होती है थाइलाकोइड, क्या होता है स्ट्रोमा। तो ये सारी चीजों का डिस्कशन हम लोग कल करेंगे। आई होप कि आप इस सेशन को, सीरीज को एंजॉय कर रहे हैं। अगर आप इस सीरीज को वाकई में एंजॉय कर रहे हैं तो आप अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं। और आपका सपोर्ट कैसे दिखेगा, आपके लाइक से, ठीक है। अगर आप सेशन को लाइक करते हैं तो आप अपना सपोर्ट दिखा रहे हैं, आप कमेंट कर रहे हैं तो आप अपना सपोर्ट दिखा रहे हैं। अगर आप शेयर कर रहे हैं, ठीक है, किससे शेयर कर रहे हैं, अपने दोस्त को शेयर कर रहे हैं जो नीट देने तो वाला है पर अभी भी सीरियस नहीं है, ठीक है। तो उससे शेयर कर दो, क्या पता उसका कुछ भला हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। इससे क्या हो रहा है, आपके दोस्तों का ही फायदा होगा, है ना। तो सेल्फिश ना बन के शेयर कर दिया करो भाई, है ना। जिस बच्चे को रिक्वायरमेंट है या फिर जिस भी लर्नर को या भी नीट देने वाला है उसको शेयर कर दिया करो। आई होप बच्चों यू रियली एंजॉय द सीरीज। एट लास्ट लर्नर्स, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। और पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लेंगे टेलीग्राम चैनल से। चलिए।